हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विजुअल स्टूडियो का टूल बॉक्स क्या होता है। तो हम विजुअल स्टूडियो के टूल बॉक्स को विज़िट करेंगे और हर कंट्रोल को देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मेरे पास विजुअल स्टूडियो खुला हुआ है। अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा जो कि विंडोज़ फॉर्म का होगा। सो विंडोज़ फॉर्म .NET फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे लेट्स से टूल बॉक्स ऐप। फिर क्रिएट दबा देंगे जिससे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने टूल बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारा टूल बॉक्स होता है और ये सारे हमारे कंट्रोल्स होते हैं। तो ये आ गए हमारे पहले कॉमन कंट्रोल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बटन। तो बटन क्या काम करता है, सिंपल, अब सभी जानते हैं कि बटन क्या काम करता है कि हम इसे दबाएंगे उसके बाद ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से बटन काम करता है। लेकिन उसके अलावा जो बात करने वाली है वो ये है कि बटन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। बटन के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर हम इसका बैक कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम इस बटन के पीछे भी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पर इसको डॉक भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई इस तरह की चीज़ चाहिए, अगर हम इस तरीके से डॉक करेंगे तो पूरी एप्लीकेशन, भले ही हम इसे मैक्सिमाइज़ कर दें, ये बटन पूरी एप्लीकेशन को घेर लेगा। तो इसलिए होता है ये डॉक। या अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये बटन ऊपर रहेगा, एज अ टूल बार की तरह ये इस तरीके से ऊपर चिपक जाएगा। तो ये होता है हमारा डॉक। उसके अलावा हमारा फ्लैट स्टाइल आ जाता है। फ्लैट स्टाइल से ये होता है कि अगर हम इसे फ्लैट कर देंगे तो एक मॉडर्न बटन की तरह काम करेगा। मैं अभी आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। यह हमारे दो बटन हैं जिसमें से एक फ्लैट है और एक को हम कर देंगे नॉन फ्लैट। तो इनमें क्या फ़र्क है अभी आप देख लेंगे। इसका हम रंग भी चेंज कर देते हैं, बल्कि रंग हम सेम रखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा मॉडर्न बटन। जिस तरीके से मॉडर्न बटन बटन काम करते हैं ये भी उसी तरीके से काम करते हैं। और ये है हमारा स्टैंडर्ड बटन। अगर मैं इसको और दो बटन्स में बना दूं तो मैं आपको एक और चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि इसको हम ये भी कर सकते हैं कि फ्लैट अपीयरेंस के अंदर हम जब जाएंगे तो हम इसको कर देंगे ज़ीरो, इसको साइज़ को। तो ये एक अलग लुक देगा। और इसको हम कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कंट्रोल कर देंगे, जी हाँ, कंट्रोल कर देंगे और इसको ब्लैक कर देंगे। तो अब पता चलेगा कि ये असली में किस तरीके से स्टैंडर्ड बटन दिखता है और काम करता है। तो ये देखिए, ये एक मॉडर्न बटन की तरह काम कर रहा है और ये है आपका आ गया स्टैंडर्ड बटन। तो ये हो गई बटन्स की बात। उसके अलावा बटन टेक्स्ट, यानी बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये आ गया बटन टेक्स्ट। ये चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कि बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है नेम, यानी नाम। तो नाम आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसकी पीछे कोडिंग करेंगे तो ये नाम आपके बहुत काम आएगा। तो इसको हमेशा एक रेलिवेंट नाम देना चाहिए। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ शो करवा रहा हूँ तो मैंने बटन का नाम ऊपर रख दिया शो बटन, BTN इस तरह से लिख दिया मैंने। तो ये मेरी पहचान हो रही है कि ये शो बटन है। मैं आपको अभी यहाँ कोड के अंदर जाके दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे मैं बटन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा शो बटन। ये आ गया मेरा शो बटन। लेकिन अगर मैंने बाकी सारे बटन के नाम नहीं लिखे तो अब क्या होगा। अगर मैं ASD को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा बटन। अब मुझे कन्फ्यूजन होगी कि बटन इतने सारे हैं तो मेरा ESD वाला बटन कौन सा है। तो इसीलिए नाम लिखना ज़रूरी है।
और बाय द वे अगर जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो आमतौर पे इस तरीके से सेटिंग्स आती हैं। अगर आपको इस तरीके से कंफर्टेबल है, सारी चीज़ें मिल रही हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो आप इसी तरीके से रखें। वैसे मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना पसंद करता हूँ, तो मैं इस तरीके से रखता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टूल बॉक्स के। तो बटन की तो बात हो गई, इनको कर देते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं अपने चेक बॉक्स पर। तो सिंपल ये होते हैं हमारे चेक बॉक्स। जो चेक बॉक्स का काम होता है ये वही करते हैं। तो ये हो गए हमारे चेक बॉक्स, और एक दो और ले आता हूँ। तो इनकी भी इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट्स होते हैं, फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं इनके, वगैरह वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। और ये नॉर्मली एक चेक बॉक्स की तरह ही काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे होते हैं रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस में ये फ़र्क होता है कि चेक बॉक्स आप मतलब काफ़ी सारे चेक बॉक्सेस को आप ये कर सकते हैं कि टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर रेडियो बटन हो तो रेडियो बटन एक वक्त में आप सिर्फ एक को ही टिक कर सकते हैं। ये मैं अभी दिखा भी देता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 रेडियो बटन बना रहा हूँ, और यहाँ पे इसको डिलीट करके इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस हैं। अब इनको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इन तीनों को एक वक्त में चेक कर सकता हूँ। जबकि मैं एक रेडियो बटन को चेक किया, जब दूसरे को किया तो पहला हट गया, जब तीसरे को किया तो दूसरा हट गया। एक वक्त में मैं किसी एक ही रेडियो बटन को चेक कर सकता हूँ। तो ये हो गई रेडियो बटन की प्रॉपर्टी। अब इनको भी साइड में कर देते हैं और आ जाते हैं अपने अगले कंट्रोल पर। तो जो हम अगला कंट्रोल देखने वाले हैं, चेक लिस्ट बॉक्स है। ये भी इसी तरह काम करती है कि चेक बॉक्स की एक लिस्ट होगी, तो ये भी सेम तरीके से काम करेगा। अब आ जाते हैं कॉम्बो बॉक्स पे। कॉम्बो बॉक्स क्या है? ये एक लिस्ट की तरह काम करता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है आइटम्स में। तो जब आप आइटम्स में जाएंगे, आप लिख दें यहाँ पे मुल्क, कुछ मुल्कों के नाम लिख दें, जैसे पाकिस्तान, इंडिया एंड यूएसए। ये हमने चंद मुल्कों के नाम लिख दिए। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए ये सब आ रहा है। उसके अलावा हम अपनी तरफ से भी कोई ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाह रहे कि अपनी तरफ से कोई ऑप्शन दें, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये रहा ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ लिखने को नहीं आ रहा, यानी मैं सिर्फ इन ऑप्शंस में से ही कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं कोई और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉम्बो बॉक्स खाली आ रहा है, तो ये शुरुआत ही किसी इनमें से किसी ऑप्शन के साथ हो, तो आप ये कर सकते हैं कि इसे क्लिक करें और यहाँ पे टेक्स्ट में वो ऑप्शन दे दें। जैसे कि मैं यहाँ दे दूँ इंडिया, और अब इसे मैं स्टार्ट करूँ, नहीं आ रहा है इस तरीके से भी। इसका तरीका एक ये भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से पता नहीं क्या हुआ है जो ये नहीं आया है, क्योंकि हमने इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट, अच्छा इसे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, इसलिए ये नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये नहीं कर पा रहा है। तो उसका एक तरीका ये होगा कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेथड बना हुआ है, इसका बेसिकली काम ये है कि कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करता है, और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के शुरू में आप कुछ भी लिखें, शुरू में स्टार्ट होते ही कोई भी काम हो जाए, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँगा कॉम्बो बॉक्स
अभी हमारा एक ही कॉम्बो बॉक्स है तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन ज़्यादा होते तो नाम में कन्फ्यूजन हो सकता था। सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपको पता है 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है एरे की, तो 1 लिख रहे हैं तो इससे शुरू होते ही इंडिया सेलेक्टेड आना चाहिए कॉम्बो बॉक्स पे। तो देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इंडिया सेलेक्टेड आ रहा है। और अगर मैं इसको चेंज करूँगा, 2 कर दूंगा तो यूएसए आएगा लिखा हुआ। ये आ रहा है। और उसके अलावा हम बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी काम हमें शुरू में करना हो तो ये हम इस मेथड में करेंगे, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स भी देख लिया, तो इसको भी साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं अपने अगले कंट्रोल पे। ये डेट टाइम पिकर है, इसका सिंपल फंक्शन है डेट टाइम पिक करना। तो एक चीज़ मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा, फ़िलहाल इसको चला के देख लेते हैं कि ये क्या करता है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेट टाइम सेलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा इसकी कोई इतनी ख़ास प्रॉपर्टी होती नहीं है। ये आप मैक्स डेट लिख सकते हैं कि यूज़र कितनी डेट सेलेक्ट कर सके, यहाँ आप मिनिमम डेट लिख सकते हैं कम से कम कितनी डेट सेलेक्ट कर सके, और बाकी इसका साइज़ है और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। उसके अलावा वही सब इसके फ़ॉन्ट हैं और बैकग्राउंड कलर और वो सब कलर हैं। बाय द वे इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह काम नहीं करते, उसके लिए आपको दूसरे हैक्स ट्राई करने पड़ते हैं, क्योंकि कंट्रोल परफेक्ट नहीं है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी उतनी परफेक्टली काम नहीं करती, तो ये इसके बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसको इसी तरीके से आप इससे काम ले सकते हैं। इसके अलावा डेट टाइम पिकर हो गया। अब लेबल है। लेबल का सिंपल काम ये होता है कि आपको कहीं भी लेबल देनी हो, आपको कहीं भी कुछ लिखना हो, जैसे हेडिंग देनी हो, जैसे कि मैं यहाँ हेडिंग दे दूँ, इसके ऊपर मैं हेडिंग दे दूँ बटन्स, ये बताने के लिए कि ये जो कंट्रोल्स हैं ये बटन्स हैं। और इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, बोल्ड और 24। तो इस तरीके से मैं हेडिंग दे दूँ, तो ये सिंपली इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से ये काम आता है। अच्छा, अगर हेडिंग में क्या लिखा हो उसको एक्सेस करना हो तो उसको इस तरीके से एक्सेस किया जाता है। लेबल 1 हमारे लेबल का नाम है, डॉट टेक्स्ट। इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आप लेबल में जो भी लिखा हुआ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में अभी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में और देखेंगे, फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ये जो चीज़ें दिख रही हैं कुछ जैसे ये दिख रहा है, या अगर मैं बटन पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे ये एक मेथड बन रहा है। तो ये क्या है? बेसिकली ये इवेंट्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये इवेंट्स हैं। जैसे कि बटन क्लिक, इसको आपको समझ भी आ रहा होगा कि बटन क्लिक का क्या मतलब है। यानी जब बटन क्लिक होगा ये उसका इवेंट है। फॉर्म लोड, यानी फॉर्म जब लोड होगा, यानी ये जब एप्लीकेशन लोड होगी, ये उस वक्त का इवेंट है कि उस वक्त ये क्या करे। तो सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन शुरू होती है तो कुछ अगर काम करवाना हो तो आप यहाँ करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोड में भी वो काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी वक्त का इवेंट होता है जब एप्लीकेशन लोड हो रही होती है। यानी एप्लीकेशन के लोड होने से पहले के ही ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और बटन वन तो जाहिर सी बात है, अब यूज़र प्रेस करेगा जब ये इवेंट एक्टिवेट होगा। उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो। इससे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि बटन इवेंट सही तरीके से काम कर रहा है। हेलो। तो मैसेज बॉक्स बेसिकली हमारा ये करता है कि मैंने प्रेस किया तो इस तरीके से ये कोई भी मैसेज शो कर देता है। तो ये मैसेज बॉक्स का काम होता है। तो यहाँ हमने एक इवेंट भी यूज़ कर लिया और उससे थोड़ा बहुत काम भी करवा लिया। तो अब बढ़ते हैं। अब हमने लेबल्स देख लिए कि ये नाम लिखने के लिए होते हैं। इसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं कि बैक कलर है, ये 4 कलर का मैंने
ज़िक्र अभी तक नहीं किया, तो 4 कलर भी होता है। इसमें वेब कलर्स होते हैं और यहाँ आप अपना कस्टम कलर भी दे सकते हैं। बाकी वेब कलर में बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं इनको मुख्तलिफ़ तरीके से। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और कर दें वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से लेबल को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये बात हो गई लेबल की। अब आते हैं अपने लिंक लेबल भी सेम ही थिंग है, ये सेम चीज़ है। ये लिंक्स अगर आपको कोई देनी है जो क्लिकेबल लिंक हो, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं लिस्ट बॉक्स पे। तो लिस्ट बॉक्स ऐसी चीज़ है, तो लिस्ट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स में आप सिंपल आप लेबल के इसको ये समझ सकते हैं कि लेबल की लिस्ट है, यानी आप यहाँ पे कोई भी रिटन डेटा को शो करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, ये इस तरीके से मैंने कोई भी डेटा दे दिया, तो उसको इस तरह लाइन बाय लाइन आप शो करवा सकते हैं। उसके अलावा इस यूज़ डेटा बाउंड को यूज़ करते हुए यहाँ आप डेटाबेस से भी किसी डेटा को एक्सेस करवा सकते हैं और यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो ये काम होता है लिस्ट बॉक्स का, ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। अब आ जाते हैं अपने अगले कंट्रोल पे, जो कि है मंथ कैलेंडर। इनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इतने ज़रूरी नहीं है, इनको भी हम कोई ज़्यादा ख़ास यूज़ नहीं करते। ये भी सिमिलरली डेटा वगैरह शो करवाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो मैं इनको स्किप करके आ रहा हूँ मंथली कैलेंडर पर। और मंथली कैलेंडर इस तरीके से होता है, यानी ये भी सेम यही चीज़ है, लेकिन ये मंथ वाइज कैलेंडर है और ये इस तरीके से डायरेक्ट बड़ा शो होता है, यानी इसको खोलना नहीं पड़ता। तो ये मंथ, इसमें से मंथ की कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मंथली कैलेंडर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिक अप डाउन पर। तो न्यूमेरिक अप डाउन क्या है, सिंपल, ये एक हमारे पास एक अप डाउन का एक हमारे पास कॉम्बो बॉक्स की तरह है। जैसे कॉम्बो बॉक्स खुलता है, लेकिन ये खुलेगा नहीं, ये सिर्फ क्लिक होने पे कम ज़्यादा होता रहेगा। तो इस तरीके से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। काउंटडाउन है ये सिर्फ एक। तो ये भी हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है ये। और वही सब इसके मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिससे हम काम कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा न्यूमेरिक अप डाउन। अब उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट एक कंट्रोल है हमारा पिक्चर बॉक्स। इसको हम आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी अगर आपको किसी की प्रोफाइल पिक्चर देनी है या आपको बैकग्राउंड में, अगर आपको इस फॉर्म के बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगानी है, वो तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड इमेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करके आप इमेज लगा सकते हैं। या लोकल सोर्स, अगर आप डायरेक्ट इमेज देना चाहते हैं तो लोकल सोर्स पे जाके आप इमेज को दे सकते हैं। इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको सिंपल एक प्रोफाइल पिक्चर किसी की देनी हो, आपको पीछे बैकग्राउंड यानी नहीं लगाना हो, सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे इस तरह शो करवानी हो, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे पिक्चर बॉक्स। इस तरीके से मैंने, अच्छा, इस पिक्चर में भी मुख्तलिफ आप साइज़ मोड चूज़ कर सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रेच मोड है। तो ये मैंने इसे स्ट्रेच मोड पे कर दिया। और अब आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे एज अ प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर लिया। इस तरीके से एप्लीकेशन में बहुत जगह ये यूज़ होता है जहाँ भी आपको पिक्चर्स की नीड होती है। तो ये हो गया इसके कंट्रोल्स। और बाकी इसमें कोई ख़ास हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो यूज़ करते नहीं है, बस इसे बड़ा बड़ा छोटा कर देंगे, इसमें इमेज लगा देंगे और इसे कहीं सेट कर देंगे या डॉक कर देंगे। अगर हमें इसको डॉक ही करवाना होगा इस तरीके से, तो इसे डॉक कर देंगे। बाकी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिक्चर बॉक्स हो गया। अब प्रोग्रेस बार है। प्रोग्रेस बार हम आम तौर पे यूज़ करते हैं किसी लोडिंग को दिखाने के लिए, यानी जैसे मैंने बटन 1 दबाया तो लोडिंग पूरी हुई 100%,
और उसके बाद बटन 1 ने जो काम करना था वो करा। तो जहाँ तक इस प्रोग्रेस बार की बात है तो इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम है और मैं इस वक्त इसको नहीं करना चाहता। तो सिंपल बता दूं कि ये लोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये फिलअप होगी और इसे एज अ लोडिंग हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी बात करेंगे एक अलग वीडियो में। तो फ़िलहाल इसको डिलीट कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले कंट्रोल की तरफ। तो अगला हमारा कंट्रोल होगा टेक्स्ट बॉक्स और रिच टेक्स्ट बॉक्स। तो पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। ये सिंपल इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है कि आपने यूज़र से कोई इनपुट ले ली, और अब मैं आपको थोड़ा इन कंट्रोल्स के बीच में थोड़ी इंट्रैक्शन करवा के दिखाऊंगा। जैसे कि ये लेबल है, मैं एक और लेबल कॉपी कर रहा हूँ, तो और फिर मैं एक बटन कॉपी कर रहा हूँ, इनको कर देता हूँ साइड पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट द लेबल, और इस बटन का काम क्या है, इस बटन का काम है सेट बटन, नाम ये है इसका, और इसका काम भी है सेटिंग। तो सेट द लेबल। अब मैं इन सब चीज़ों से क्या करना चाह रहा हूँ अभी आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने 3 कंट्रोल्स का एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया। इसका काम क्या है कि यूज़र जो भी चीज़ देगा ये उसको यहाँ लेबल में ले आएगा। तो वो हम कैसे करेंगे कि जब यूज़र बटन दबाए, जब जो भी यहाँ पे जो लिखा हुआ हो वो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, बटन के इवेंट में जाएंगे, बटन इवेंट क्रिएट करने के लिए या इसको डबल क्लिक करें, या इवेंट के सेक्शन में आके यहाँ पे इवेंट के सेक्शन में यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। तो इस तरीके से इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस इवेंट के अंदर क्या करेंगे हम हमें काम किससे है पहले ये देखेंगे। हमें काम है टेक्स्ट बॉक्स से और सेट लेबल से। अच्छा, हमें क्या चीज़ किस में डलवानी है, हमें टेक्स्ट बॉक्स का डेटा डलवाना है लेबल में। तो इस तरीके से कमेंट करते हैं, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स का डेटा डलवाना है किस में, लेबल में। तो ये काम हमें करना है। अगर आपको शुरू में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से लिख कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स का डेटा डलवाना है लेबल में। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले बात हम कर देंगे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। अच्छा, मैं टेक्स्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेबल 1 को चेंज नहीं करना, पूरे लेबल 1 को चेंज नहीं करना, सिर्फ उसके टेक्स्ट को चेंज करना है। पूरा लेबल 1 तो खुद ये लेबल है ना, तो मुझे इसके सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करना है। अच्छा, इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1। अब ये एरर क्यों दे रहा है, वही सेम चीज़ कि मुझे पूरा टेक्स्ट बॉक्स नहीं देना है इसको लेबल 1 को, मुझे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है वो लेबल 1 के अंदर ला के डाल दे। क्योंकि सी शार्प में यही होता है, जो कि राइट साइड पे होती है, जो सोर्स होती है वो राइट साइड पे होती है और जो डेस्टिनेशन होती है वो लेफ़्ट साइड पे होती है। तो ये हो गई हमारी सोर्स और ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन, यानी यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हम देंगे वो कहाँ जाएगा, लेबल 1 पे जाएगा। तो अब चेक करते हैं हम चला के। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब सेट द लेबल, वो वाला लेबल सेट हो गया। ये देखिए, ये अभी साबित हो गया कि मैंने इसमें गड़बड़ कर दी कि ये वाला कौन सा लेबल था और ये वाला कौन सा लेबल था। इसीलिए हमेशा रेलेवेंट नाम रखना ज़रूरी है कि नाम से पता चले कि हम किसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि इसका नाम मैं दे दूँ
लेट्स से बटन्स लेबल, और इसका नाम क्या देना चाहिए, सेट लेबल। अब देखें, अब मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अब मुझे सेट लेबल को सेट करना है, तो अब मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसको सेट कर दूं। तो अब जो भी मैं कुछ लिखूंगा वो चीज़ लेबल पे आ जाएगी। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से इंटरेक्शन किया हमने बटन का और साथ में लेबल का और टेक्स्ट बॉक्स का। नहीं, बटन के इवेंट के अंदर हम गए और यहाँ हमने टेक्स्ट बॉक्स का डेटा उठाया और सेट लेबल में डाल दिया। तो ये काम हमने यहाँ पर किया है। उसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम ये सेट लेबल डॉट टेक्स्ट करें तो उसका फोर कलर भी चेंज हो जाए। जैसे कि इसका फोर कलर इस वक्त ग्रीन है, तो मैं क्या करूँगा, इसका सेट लेबल डॉट फोर कलर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक हम सिस्टम कलर यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये सारे कलर आएंगे, और हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि सिर्फ कलर है। अब इसमें हमारे बाकी के कलर आएंगे जो कि वेब के सेक्शन में थे, या आप यहाँ पे RGB कलर्स भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं दोनों चीज़ें करके दिखा देता हूँ कि मैं ब्लैक कलर दूंगा फोर कलर को, और इसी के सेट लेबल के बैकग्राउंड को मैं क्या दूंगा, इसके बैकग्राउंड को मैं दूंगा RGB कलर। तो कलर डॉट फ्रॉम RGB, ये एक मेथड है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं इसको कोई रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है किस में जनरेट होगी, लेकिन मैं इसे इस तरह रैंडम RGB कलर दे दूँगा। आप देख सकते हैं पहला वाला R है, दूसरा वाला G है और तीसरा वाला B है। तो इस तरह मैंने RGB कलर दे दिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, जब मैं सेट लेबल दबाऊँगा तो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड तो ये वाला ब्लैक हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक दिया है, लेकिन जो बैकग्राउंड पर्पल हो गया है ये इस RGB कलर के तहत हुआ है। जो मैंने कॉम्बिनेशन दी है ये इत्तेफाक से पर्पल की है, तो इस वजह से ये पर्पल हो गया। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपने देख सकते हैं, अब मैंने इस साइड बटन के इवेंट के अंदर टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, उसका फोर कलर, बैक कलर, और यहाँ पे मैं उसके फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इवेंट्स और कंट्रोल्स काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेबल्स तक, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस तक कवर कर लिया। अब एक और तरह का टेक्स्ट बॉक्स होता है। इस टेक्स्ट बॉक्स में कमी ये है कि ये सिर्फ एक लाइन का है। हम इसे मल्टी लाइन कर सकते हैं इस पर टिक लगा के, लेकिन ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लाइन वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप सिंपली, अच्छा तरीका मैं ये कहूँगा कि ये है कि आप रिच टेक्स्ट बॉक्स ले लो। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स में आपकी ज़्यादा लाइंस आ जाएंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लें, तो ये मैंने पहले से डिफ़ॉल्ट लाइंस दे दी इस तरह, तो इसमें ज़्यादा लाइंस आ सकती हैं। ये भी सारे काम कर सकता है जो कि एक टेक्स्ट बॉक्स कर सकता है, बस इसमें और ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है। जैसे रिच टेक्स्ट बॉक्स है तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स के फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि इसके पहली लाइन ब्लू हो, दूसरी लाइन रेड हो। यही टेक्स्ट एडिटर में भी रिच टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ होता है, क्योंकि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वगैरह वगैरह टेक्स्ट एडिटर में देखें तो उसमें आधी लाइन को आप ब्लू कर सकते हैं, आधे वर्ड को भी आप ब्लू कर सकते हैं, आधे वर्ड को रेड, और बड़े छोटे फॉन्ट, तो वो सब रिच टेक्स्ट बॉक्स में होता है। ये जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होता है ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा मतलब पूरा जो टेक्स्ट होता है वो एक ही फॉन्ट का होता है, जबकि इसमें मुख्तलिफ फॉन्ट के मुख्तलिफ टेक्स्ट आ सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो रिच फॉर्मेट होता है, ये होता है इसका सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यह आ गया आपका रिच टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा इसमें भी ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इस टेक्स्ट बॉक्स को आप इस तरीके बिल्कुल
इसके बॉर्डर गायब कर सकते हैं, नन बॉर्डर कर दें तो ये ऐसा लगेगा। इसको मैं किसी और कलर में चेंज करता हूँ, जैसे कि मरून में। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आप इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा नहीं कर सकते। इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसके फॉन्ट बड़े कर दो, तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आप इसके बॉर्डर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें। एक और चीज़ ये है कि अगर आप इसको रीड ओनली कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स को, या रिच टेक्स्ट बॉक्स को, अगर आप इसको रीड ओनली कर देंगे तो इसको रीड ओनली करके दिखाता हूँ तो क्या होगा। सिंपल, ये रीड ओनली हो जाएगा। यानी अब आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये लिख नहीं रहा, लेकिन आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये सब होता है। उसके अलावा इनेबल डिसेबल भी होता है कि यहाँ पे इसको इनेबल फॉल्स कर दें तो ये बिल्कुल ही इसको आप कॉपी भी नहीं कर सकेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ भी होती है। उसके अलावा कर्सर क्या है, इस पे जब लाया जाए तो कर्सर कौन सा हो, ये भी सब कंट्रोल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि कौन सा कर्सर आए। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो साइज प्रॉपर्टी होती है। अगर ये ट्रू लगी हो, जैसे कि यहाँ पर कहाँ है ऑटो साइज का, इसमें तो होती नहीं ऑटो साइज। जैसे इसमें अगर ऑटो साइज ट्रू लगी हो तो इसमें भी नहीं है ऑटो साइज। ऑटो साइज किस में है, इसमें तो लाजमी होती है, ये रही इसमें। तो इस तरीके से लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं ऑटो साइज जो प्रॉपर्टी है, अब मैं इसको साइज़ नहीं कर सकता, मैं इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकता। जितना लिखा हुआ है ये उसके हिसाब से उसने साइज़ कर दिया। लेकिन अगर मुझे बड़ा चाहिए, मैं इसको फॉल्स करूँगा और अब मैं इसे जितना चाहूँ बड़ा, जिस तरीके से चाहूँ रख सकता हूँ। तो ये इसकी ऑटो साइज प्रॉपर्टी होती है। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इसमें जो होती हैं, कर्सर, इनेबल, डिसेबल और बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, ये सब में कॉमन होती हैं। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंट्रोल की तरफ, लेकिन उससे उससे पहले एक बात रिच टेक्स्ट बॉक्स की ये रह गई कि अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें मैं बहुत लंबा सा टेक्स्ट लिख दूं, यानी एक लाइन में मैं बहुत लंबा सा टेक्स्ट लिख दूं, तो क्या होगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने पहली लाइन में टेक्स्ट लिखा था ये नीचे तक आ गया है। तो अगर आप यही ऐसा ही चाहते हैं अपने रिच टेक्स्ट बॉक्स का बिहेवियर, तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीड ओनली को मैं फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ से इनेबल को भी ट्रू कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी इसका सिंपल बिहेवियर यही है कि ये अगली लाइन तक ले आया है टेक्स्ट को, और मैं अगर और टेक्स्ट लिखता जाऊंगा तो ये नीचे तक जाता रहेगा, जाता जाएगा। तो ये अभी इसका बिहेवियर है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है वर्ड रैप, इसको अगर मैं फॉल्स कर दूँ तो अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे स्क्रॉल बार से अब काम होगा। यानी ये जो मैंने एक लाइन में लिखा है ये पूरा एक ही लाइन में आया है स्क्रॉल बार से, स्क्रॉल बार की मदद से। और अगर मैं और भी लिखता जाऊँ, कितना भी कुछ लिख दूँ, वो एक ही लाइन में शो होगा। तो ये काम करता है वर्ड रैप। और जहाँ तक स्क्रॉल बार्स की बातें हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल बार की जिसमें बोथ लगा हुआ है। अगर इसको मैं नन कर दूँ तो कुछ भी हो जाए स्क्रॉल बार्स नहीं आएंगे, भले ही टेक्स्ट ज़्यादा हो कम हो। और अगर मैं फोर्स बोथ कर दूँ तो क्या होगा, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि इवन अगर कि हमारा टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए किसी भी मतलब किसी भी स्क्रॉल बार की ज़रूरत पड़ रही है, वो फिर भी स्क्रॉल बार दिखाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अभी किसी स्क्रॉल बार की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये स्क्रॉल बार्स दिखा रहा है। तो ये होता है फोर्स करने से, अगर फोर्स स्क्रॉल बार लगा दो तो बेहतर यही है कि इसको बोथ पर ही रखें। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंट्रोल की तरफ। तो
रिच टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारा अगला कंट्रोल होगा टाइमर। टाइमर एक ऐसा कंट्रोल है जो कि आपको यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आएगा। ये सिंपली मैंने जब खींच के मैं इसे यहाँ लाया तो ये टाइमर इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब इस टाइमर के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ? पहली बात तो ये है, अगर मैं इसको ट्रू रखूँ, इनेबल ट्रू का मतलब ये है कि जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन चलाऊँ तो टाइमर चलना शुरू हो जाए। यानी हो सकता है आप ये चाहें, या हो सकता है आप ये चाहें कि किसी स्पेसिफिक बटन या पिक्चर किसी चीज़ को दबाने से वो टाइमर एक्टिवेट हो। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो टाइमर स्टार्ट हो जाए, तो मैं इसको ट्रू रख रहा हूँ। और जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट हो उसके ठीक 2 सेकंड बाद, या इसको 4 सेकंड रख लेते हैं, 4 सेकंड बाद ये कोई काम करे। और वो काम मैं कहाँ डिफ़ाइन करूँगा? जाहिर सी बात है इसके इवेंट में। तो पहले टाइमर पे क्लिक करूँगा, फिर इवेंट सेक्शन में जाऊँगा। ये इसका टिक एक ही इसका इवेंट होता है, तो इस पर डबल क्लिक कर दूँगा तो ये टाइमर का इवेंट एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा मैसेज बॉक्स फ़िलहाल के लिए। और बाय द वे मैसेज बॉक्स की भी एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि होती है एम बॉक्स, और डबल टैप क्लिक करने से, प्रेस करने से मैसेज बॉक्स आ जाता है। तो अब देखें क्या होता है। ये मैंने एप्लीकेशन चलाई और 4 सेकंड गुजरने के बाद एक टेस्ट आ गया। अब 4 सेकंड गुजरने के बाद एक और टेक्स्ट आ गया, और फिर टेस्ट आए जा रहा है बार बार। जबकि मैं क्या चाह रहा था कि एक ही दफ़ा आए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि जो टाइमर है जिसका नाम टाइमर 1 है उसको मैं स्टॉप कर दूँ। यानी इसका मकसद, ये टिक इवेंट का मकसद ये होता है कि हर 4 सेकंड बाद वो चलता रहेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया तो उसका मतलब ये है कि जब ये पहली दफ़ा चलेगा तो उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो जब ये स्टॉप हो जाएगा तो ये फिर अगली दफ़ा नहीं चलेगा, यानी ये वहीं रुक जाएगा। तो इसलिए स्टॉप होता है। तो अब देखें, अब सिर्फ एक ही दफ़ा टेस्ट आएगा। अब 4 सेकंड गुजरने के बाद ये टेस्ट आ गया, लेकिन इसके बाद कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो ये काम किया है मेरे स्टॉप के मेथड ने। तो इसने टाइमर को स्टॉप कर दिया। इसी तरह स्टार्ट का भी मेथड होता है। जैसे कि अगर मैं इस टाइमर को कम वैल्यू दूँ, बाय द वे ये मिली सेकेंड में होती है, तो मैंने 4000 लिखा है, इसका मतलब है 4 सेकंड। तो अगर मैं इसको शॉर्ट दे देता हूँ, जैसे कि 1 सेकंड। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब मैं ये वाला बटन प्रेस करूँ तब वो टाइमर को शो करे, यानी 1 सेकंड के बाद मैसेज को शो करे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे टाइमर यहाँ से इनेबल फॉल्स करना पड़ेगा, यानी वो इस एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही टाइमर स्टार्ट नहीं हो। तो यहाँ से मैंने फॉल्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे बटन के इवेंट के अंदर, ये वाला जो बटन है इसका इवेंट है जो कि मैंने डबल क्लिक करके एक्टिवेट किया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा timer1.start, और ये हो गया मेरा टाइमर 1 का स्टार्ट का इवेंट। अब क्या होगा, ये मैंने एप्लीकेशन चला दी, 1 सेकंड गुजर चुका है, कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास क्योंकि मैंने इनेबल फॉल्स किया हुआ है। जब मैं बटन दबाऊंगा उसके 1 सेकंड बाद टाइमर टिक होगा। तो ये मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये टाइमर टिक हुआ और ये स्टार्ट हो गया, और ये करे जा रहा है, करे जा रहा है। अब ये टाइमर स्टार्ट हो गया, अब ये टिक कर रहा है। ये उसकी वजह ये है कि टाइमर स्टार्ट हुआ, ये जो बार बार आ रहा था ना, नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमने तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आपने टाइमर स्टार्ट किया, मैसेज बॉक्स शो हुआ 1 सेकंड बाद। अब मैंने उसे ओके क्लिक नहीं किया, दोबारा टाइमर चल गया, दूसरा टाइमर टिक हो गया, फिर तीसरा टाइमर टिक हो गया, चौथा, मतलब अनलिमिटेड टाइमर टिक हो रहे हैं। तो मुझे करना ये है कि सबसे पहले इस टिक इवेंट के सबसे पहले मैं टाइमर स्टॉप कर दूं। ये अच्छा तरीका होता है, यानी टाइमर चलते ही स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगला कोड एक्टिवेट नहीं होगा, अगला कोड एक्टिवेट होगा,
ये नेक्स्ट टाइम के लिए है, यानी इस टाइमर डॉट स्टॉप का मतलब है कि आप नेक्स्ट टाइम ये टिक नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको स्टॉप कर दिया, उसके बाद कोई मैसेज शो किया। तो अब देखते हैं अपने टाइमर को। तो अब मैं ये बटन 4 दबाया तो ये मेरा टेस्ट आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं वक्त गुजर रहा है लेकिन दूसरा कोई टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने क्या किया है, टाइमर के शुरू होते ही उसको स्टॉप कर दिया। तो ये अगली दफ़ा के लिए रुक गया और बाकी जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट ये कर देगा। तो अब ये बात हो गई हमारे टाइमर की। अब आगे बढ़ते हैं। टाइमर के बाद जो हमारा आखिरी से पहले वाला सेकंड लास्ट हमारा जो कंट्रोल है वो है स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार सिंपली ये होते हैं, स्क्रॉल बार्स का काम ये होता है, ये एक अलग से स्क्रॉल बार है। आपने देखा कि इसमें भी अब बिल्टन स्क्रॉल बार होता है, लेकिन ये एक अलग से स्क्रॉल बार है कि फ़र्ज़ करो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको नीचे करूँ तो ये पिक्चर ऊपर नीचे हो, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ, तो मैं इसके इवेंट में जाके लिख सकता हूँ। ये इसका स्क्रॉल का इवेंट है कि जब भी स्क्रॉल करे तो क्या काम करे। मैं चाह रहा हूँ जब भी ये स्क्रॉल करे तो ये पिक्चर बॉक्स डॉट लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन न्यू पॉइंट, यानी मैं इसे एक नई लोकेशन दे रहा हूँ। और नई लोकेशन क्या दे रहा हूँ कि पिक्चर बॉक्स की जो पहले से लोकेशन है, यानी पिक्चर बॉक्स की जो पहले से लोकेशन है उसमें +1 कर दे या +2 कर दे। और हाँ, ये चीज़ ठीक है कि मैं सिर्फ अभी से एक मैंने दिया है, मैंने इसे सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया है, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली इधर मूव करेगा, यानी मैं जब भी स्क्रॉल करूँगा तो ये पिक्चर बॉक्स इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। तो चेक करते हैं। ये सबसे ऊपर पहुंच गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये पिक्चर बॉक्स कैसे जा रहा है। अब आप ये भी लगा सकते हैं कि जब स्क्रॉल बार पीछे करें तो ये वापस पीछे जाए, ये लगातार आगे ही जाए जा रहा है। तो इसमें आप बहुत सारी जुगाड़ें कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इन स्क्रॉल बार से। उसमें आपको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। उसका तरीका ये होता है कि वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है इसकी स्क्रॉल बार 1 नाम है डॉट वैल्यू। तो इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इफ़ वर्टिकल स्क्रॉल बार वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो क्या करे, ये काम करे। हम एक काम ये कर सकते हैं कि स्क्रॉल बार की वैल्यू को स्टोर कैसे करें, एक वेरिएबल से जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, क्योंकि हमारे स्क्रॉल बार की भी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। तो ये 0 है। ये क्या करेगा, इवेंट के स्टार्ट होते ही ये स्क्रॉल बार की जो भी वैल्यू होगा वो अपने अंदर ले लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। यानी जैसे इसने हमारे वर्टिकल स्क्रॉल बार की वैल्यू को स्टोर कर लिया इसने अपने अंदर। अब क्या करेंगे, अब जब इसने स्टोर कर लिया है तो ये यहाँ पे हम इसे कंडीशन में यूज़ करेंगे। किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, इफ़ स्क्रॉल बार ग्रेटर देन 0 अगर स्क्रॉल बार की वैल्यू बराबर हो और ये जो काम है हमें ये आखिर में करना है। उसकी वजह ये है कि ये पूरा कंडीशन गुजर जाएगी, उसके बाद हम स्क्रॉल बार की वैल्यू स्टोर करवा देंगे, क्योंकि बेसिकली इसको मुझे नाम देना चाहिए प्रीवियस स्क्रॉल बार, क्योंकि हम
लास्ट टाइम वाली वैल्यू को सेव कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि अगली दफ़ा जब ये इवेंट चले और ये कॉल हो तो वो प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर कर सके कि जो प्रीवियस वैल्यू थी स्क्रॉल की और अब जो वैल्यू है वो क्या है, तो उसके हिसाब से फैसला कर सके। तो क्या करेंगे, प्रीवियस स्क्रॉल बार इज़ इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू हो करंट स्क्रॉल बार के, जो कि ये है, अगर ये बराबर हो तो यही काम करे, अगर ये बराबर हो तो यही काम करे, एल्स इफ अगर प्रीवियस स्क्रॉल जो था वो छोटा है, अगर प्रीवियस स्क्रॉल जो था वो छोटा है नए वाले से, तो फिर क्या करें, फिर इसको माइनस कर दे, यानी इस लोकेशन को माइनस कर दे, पीछे चले जाए। और अगर इसमें एक और कंडीशन भी आएगी, एल्स इफ अगर जो प्रीवियस स्क्रॉल बार है वो बड़ा है वर्टिकल स्क्रॉल बार की वैल्यू से, तो क्या करे, तो भी सिंपली उसे बड़ा कर दे, उसे आगे बढ़ा दे। अब इसे चला के देखते हैं। तो ये मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट जा रहा है, और ये मैंने ऊपर किया तो ये राइट जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल बार का थोड़ा सा काम हमने सीख लिया कि हम किस तरीके से इससे काम ले सकते हैं। तो और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, इसकी वैल्यू से प्ले करते हैं। इसमें यही मेन इसका प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल स्क्रॉल बार भी देख लिया। इसी वर्टिकल स्क्रॉल बार की तरह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है यहाँ पर। अगर हम देखें एच की लाइन में, ये रहा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये सेम तरीके से काम करते हैं, बस वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब हम अपने लास्ट कंट्रोल की तरफ आ जाते हैं, जो कि है ब्राउज़र। तो ये है हमारा ब्राउज़र। ये किस तरीके से चलता है, हम इस दफ़ा इस बटन को ले लेते हैं। इस बटन से हम काम करेंगे कि वो जो भी लोकेशन इस रिच टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हो, जो भी लोकेशन इस रिच टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हो, ये उस पर चला जाएगा। तो अभी इस रिच टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर देते हैं। ये हमने इसको पूरा खाली कर दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम सही रख देते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं रख रहा हूँ कंट्रोल के वक्त बचाने के लिए, लेकिन ये लाजमी होता है कि आप अपने हर कंट्रोल का नाम रेलिवेंट और सही रखें, वरना कोडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो वेब ब्राउज़र का नाम हम रख देते हैं ब्राउज़र माई, ब्राउज़र माई नाम रख दिया। अब इस बटन को जब क्लिक करेंगे, इससे पहले ही हेलो लगा हुआ है, इसको मिटा देता हूँ। तो जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ब्राउज़र नाम था उसका ब्राउज़र माई डॉट। अब ये देखें, ये ब्राउज़र माई मैंने एक यूनिक नेम रखा था, तो अब मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, लिखते हैं मैं फ़ौरन पहचान गया यही मेरा ब्राउज़र है जिस पे मुझे काम करना है। अच्छा, अब इसको किसी वेबसाइट पे जाने के लिए नेविगेट की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, नेविगेट का मेथड सॉरी। तो नेविगेट का मेथड, यहाँ पे हम अपनी URL दे देंगे तो वो उस पर नेविगेट कर देगा ब्राउज़र को। URL ले रहा हूँ मैं रिच टेक्स्ट बॉक्स से, उसकी डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं, यानी ये जो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स है, नहीं ये जो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी मैंने डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की, यानी जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हो ब्राउज़र को उस पर नेविगेट कर देगा ये। तो अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इस पर मैं लिखता हूँ google.com। ये आप देख रहे हैं इस वक्त नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से ये नहीं चल रहा है, वरना ये यहाँ पर नेविगेट करके दे देता।
और उसके अलावा कोई और वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हैं, .youtube.com। ये आप देख सकते हैं गूगल किसी वजह से काम नहीं कर रहा था, लेकिन यूट्यूब काम कर गया और यहाँ पे हमारी यूट्यूब खुल चुकी है। लेकिन आम तौर पे ब्राउज़र कोई इतना अच्छा और हाई फाई ब्राउज़र नहीं होता, ये काफ़ी एरर भी दे देता है जावास्क्रिप्ट के, जब जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट खुलती हैं बाज़ दफ़ा ये एरर दे देता है, जो विंडोज़ फॉर्म का जो ब्राउज़र होता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ NuGet पैकेज यूज़ होते हैं, या नगेट पैकेज जो भी कह लें, जो कि यहाँ से होते हैं। किसी सेपरेट वीडियो में मैं इनको इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। तो इस तरह से काम करता है हमारा ब्राउज़र, जिसका मेन प्रॉपर्टी होती है, मेन मेथड होता है नेविगेट। प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे उसे, उसे मेथड कहेंगे। तो ये हो गया आज की वीडियो के लिए सारे हमारे कंट्रोल टूल बॉक्स के। उसके अलावा और भी टूल बॉक्स में कंट्रोल होते हैं, लेकिन उसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी अलग डोमेन है। जैसे कि यहाँ पे कंटेनर्स हैं, तो इन कंटेनर्स का भी बहुत अहम काम होता है, जिसमें पैनल और टैप कंट्रोल ये बहुत अहम हमारे। इसी तरह जो हमारे ये मेन्यू है, मेन्यू में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होते हैं, ये सब होते हैं। जैसे कि अगर आप ये खोलें तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है। ये और ये भी जो हमारा होता है, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ये सब चीज़ें शुमार होती हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप और नॉर्मल मेन्यू स्ट्रिप, ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके अलावा डेटा जो यूज़ होता है, जब आप डेटाबेस यूज़ करते हो, जब ये कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। और ये प्रिंटिंग के डायलॉग्स हैं, और ये जर्नल डायलॉग्स हैं, यानी ओपन फाइल डायलॉग या सेव फाइल डायलॉग। ओपन फाइल डायलॉग को मैं आप दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये यहाँ पे कुछ लिखते हैं और सेव करते हैं, तो ये कहलाता है सेव फाइल डायलॉग। उसके अलावा ये इस तरीके से ओपन करते हैं, तो ये कहलाता है ओपन फाइल डायलॉग। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ डायलॉग्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें भी किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।